एक दल के पास अगर 200 सीट है, एक दल के पास 100 सीट है, तो वो दोनों मिलके 300 सीट हो जाती हैं, तो 250 की मेजॉरिटी पार कर जाते हैं, तो सरकार बनाते हैं। अब मान के चलिए जो 100 सीटों वाली पार्टी थी, वो अपना सपोर्ट विथड्रॉ कर लेती है, तो सरकार अल्पमत में आ जाती है। उसके बाद देश में फिर से चुनाव हो जाते हैं, यानी कि 77 में चुनाव हुआ और फिर 80 में चुनाव दोबारा हो जाता है, 82 के बजाय 80 में चुनाव हो जाता है। उसके बाद उस चुनाव में इंदिरा गांधी जीत जाती हैं। एनडीए की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। तब से बीजेपी इस बात को बार-बार आगे रख रही है कि देश में साइमल्टेनियस चुनाव होने चाहिए और देश पूरे साल चुनावी मोड में ना रहे। इसी आइडिया को कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव, एक देश में एक ही बार में चुनाव हो जाए, जिसमें विधानसभा लोकसभा सभी के जो मेंबर्स हम चुनते हैं, यानी कि सांसद और विधायक जो हम चुनते हैं, वो एक बार में चुन लें और उसके बाद 5 साल तक सीधे वो काम करें। 5 साल के काम करने के बाद फिर वो वापस हमारे पास आए, अपने काम का ब्यौरा लेके आए और आगे हमारे लिए क्या उनके प्रपोजल्स हैं वो लेकर आए और उसके बाद फिर 5 साल के बाद चुनाव। अभी जो है कहीं ना कहीं देश में इलेक्शन चल रहा होता है, एक कोई पॉलिसी डिसीजन आती है, तुरंत जो है सरकार को इस बैकलैश का सामना करना पड़ता है कि भाई अगर आप ये डिसीजन ला रहे हो तो ये फलाना जगह चुनाव है, इसकी वजह से ये पॉलिसी लेकर आ रहे हो। एक तो ये, और दूसरा चूंकि आपकी मशीनरीज जो हैं वो सब इलेक्शन में चली गई हैं, तो जो पहले के भी पॉलिसी डिसीजंस हैं वो भी आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, उसमें भी डिले होगा। आप अगर देखते होंगे कि सरकारी काम जो है, अक्सर सुनते होंगे कि सरकारी काम तो लेट ही होता रहता है, उनके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग जगहों पे चुनाव कराने तकरीबन साल भर जाना पड़ता रहता है। तो अब वो चुनाव करवाएंगे तो पॉलिसी इंप्लीमेंट कब करेंगे? ना तो आप नई पॉलिसी बना सकते हैं, ना आप पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 50% जो है राज्य सरकारें जो हैं उनका भी आपको सहमति चाहिए होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कोई भी सरकार अगर इसको इंप्लीमेंट करना चाहे तो उसको इस चीज़ को सबसे पहले करना पड़ेगा कि ढेर सारे संविधान संशोधन करने पड़ेंगे और ढेर सारी सरकारों को इस बात के लिए सहमत भी करवाना पड़ेगा। इलेक्शन के जो खर्चे होते हैं वो हर बार बुरे खर्चे नहीं होते। तो फिर ऐसे में बात ये उठती है कि अब हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो काम हम ये कर सकते हैं कि लोगों को जागरूक करें इस बारे में कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो क्या-क्या फ़ायदे होंगे उसके लोगों को। एक बार में आप अगर चुनाव कराते हो तो आप एक बार में जो है सरकारों को चुनोगे तो ज़्यादा सजग होकर चुनोगे कि आप जिसको भी चुन रहे हो वो 5 साल तक रहने वाला है। तो 5 साल तक किसी को अगर झेलना पड़ जाए तो फिर बहुत दिक्कत है, और 5 साल तो कोई बहुत अच्छा काम कर जाए ये भी आपके काम आ सकती है। इसलिए बहुत सजग होकर, बहुत कॉन्शियस होकर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों। आज़ादी के बाद देश के पहले चुनाव होते हैं 1951-52 में। उस समय लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों एक साथ होते हैं। लोकसभा और विधानसभा दोनों की अवधि 5 साल की होती है, तो 51-52 के बाद 5 साल के बाद 57 में फिर चुनाव होता है और उसके बाद 62 में भी चुनाव होता है। फिर 62 के बाद 5 साल के बाद 67 में भी चुनाव होते हैं, यानी कि 51-52 से लेकर 67 तक राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही चल रहे होते हैं। इस साइमल्टेनियस चुनाव में ब्रेक आता है 1971 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करके चुनाव पहले करवा लेती हैं। शेड्यूल्ड होता है 72 में, वो पहले करवा लेती हैं, 71 में करवा लेती हैं। प्रधानमंत्री के पास ये पावर होता है कि वो चुनाव पहले करवा सकता है। तो जब 71 में चुनाव हो जाता है, उसके बाद चुनाव प्रपोज होता है 76 में, लेकिन 76 में चुनाव नहीं हो पाता, 77 में होता है, क्योंकि 75 में देश में लगती है इमरजेंसी, यानी कि पाबंदी। तो 77 के बाद जब चुनाव होता है और उस वक्त जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार आती है, वो चलती है 2.5-3 साल तक, फिर वो अल्पमत में आ जाती है। अल्पमत का मतलब है मेजॉरिटी खो देना, मतलब अगर 500 सीटें हैं तो लेट्स अज्यूम कि 500 सीटें हैं और 500 सीटों में 250 सीटों पर अगर मेजॉरिटी है, मेरे दो दल मिलके, यानी एक दल के पास अगर 200 सीट है, एक दल के पास 100 सीट है, तो वो दोनों मिलके 300 सीट हो जाती हैं, तो 250 की मेजॉरिटी पार कर जाते हैं, तो सरकार बनाते हैं। अब मान के चलिए जो 100 सीटों वाली पार्टी थी वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है, तो सरकार अल्पमत में आ जाती है। वैसे ही सिमिलरली मोरारजी देसाई की सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार थी, वो अल्पमत में आ जाती है। उसके बाद कांग्रेस प्रॉमिस करती है चौधरी चरण सिंह को कि आप सरकार बनाइए, हम आपको सपोर्ट देंगे। लेकिन जब उनको पार्लियामेंट में बहुमत साबित करना होता है, उससे ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस सपोर्ट अपना वापस खींच लेती है और वो सरकार भी अल्पमत में आ जाती है। उसके बाद देश में फिर से चुनाव हो जाते हैं, यानी कि 77 में चुनाव हुआ और फिर 80 में चुनाव दोबारा हो जाता है, 82 के बजाय 80 में चुनाव हो जाता है। उसके बाद उस चुनाव में इंदिरा गांधी जीत जाती हैं। 84
84 तक अपना शासन चलाती हैं। 84 में फिर चुनाव होते हैं जिसमें राजीव गांधी की सरकार बनती है। फिर 84 से 89 तक राजीव गांधी की सरकार रहती है और 89 में फिर चुनाव होते हैं जिसमें वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है और वो सरकार चलती है 1 साल तक। फिर वीपी सिंह की सरकार जब अल्पमत में आती है तो कुछ समय के लिए चंद्रशेखर की सरकार चलती है, वो कोलिशन सरकार चलाते हैं और 1991 में फिर से जनरल इलेक्शंस होते हैं। 1991 के बाद फिर इलेक्शन होता है 1996 में, 1996 के बाद फिर होता है 1998 में और फिर होता है 1999 में। बार बार चुनाव हो रहे होते हैं, सरकारें बन रही होती हैं, गिर रही होती हैं, बहुत सारी सरकारें किसी के सपोर्ट विड्रॉ कर लेने से अल्पमत में आ जाती हैं। हालांकि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है एनडीए कोलिजन की सरकार उनकी बनती है और उसके बाद फिर ये सिलसिला हर बार 5 सालों के लिए चलता रहता है। लाइक 1999 से 2004 तक, 2004 से 2009 तक, 2009 से 2014 तक, 14 के बाद 19 तक, 19 के बाद अभी ये 24 में चुनाव प्रपोज्ड हैं। लेकिन चूंकि सरकार के गिरने से, टूटने से, 5 साल पूरा न कर पाने से एक जो सिलसिला चल रहा था साइमल्टेनियस इलेक्शन का, वो ब्रेक कर जाता है। अब आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लोकसभा में कुछ राज्यों के चुनाव एक साथ लोकसभा के साथ हो जाता है, लेकिन बाकी राज्यों में चुनाव अलग अलग टाइम पर होता है और इस वजह से देश में लगभग हर 2 महीने 3 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है। 1999 में जब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, तब से बीजेपी इस बात को बार बार आगे रख रही है कि देश में साइमल्टेनियस चुनाव होने चाहिए, मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। उनका तर्क इसके पीछे ये है कि इसमें एक्सपेंसेस बचेंगे, लोगों को जो चुनाव की वजह से बार बार प्रॉब्लम होती हैं वो बचेगा और एक तरह से देश के रिसोर्सेज भी बचेंगे और सरकारों के पास समय होगा कि वो एक बार चुने जाने के बाद 5 साल के लिए प्रॉपर अपना काम कर सके और देश पूरे साल चुनावी मोड में ना रहे। इसी आइडिया को कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव, एक देश में एक ही बार में चुनाव हो जाए जिसमें विधानसभा, लोकसभा सभी के जो मेंबर्स हम चुनते हैं, यानी कि सांसद और विधायक जो हम चुनते हैं वो एक बार में चुन लें और उसके बाद 5 साल तक सीधे वो काम करें। 5 साल के काम करने के बाद फिर वो वापस हमारे पास आए, अपने काम का ब्यौरा लेके आए और आगे हमारे लिए क्या उनके प्रपोजल्स हैं वो लेकर आए और उसके बाद फिर 5 साल के बाद चुनाव हो। ये प्रपोजल जो है प्रेसिडेंट रख चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत बार रख चुके हैं और इसके पीछे उनका तर्क ये है कि ये इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। बार बार जो चुनाव हो रहे हैं उसकी वजह से इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के पीछे तर्क ये है कि इसमें सरकार के पास इनफ टाइम रहेगा काम करने का, जो भी सरकार चुनी जाएगी, विधानसभा में, लोकसभा में जो भी सरकार चुनी जाएगी उनके पास इनफ टाइम रहेगा काम करने के लिए। इससे देश पर इकोनॉमिक बर्डन भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मशीनरीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हमें देखने की ज़रूरत यहाँ पर यह भी है कि ये प्रॉब्लम हुआ क्यों। 1967 तक तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, दोनों चुनाव एक साथ हो रहे थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स में, सेंटर में भी हमने देखा, पर बहुत सारे स्टेट्स में सरकारें गिरने लगी। क्यों गिरने लगी उसके कुछ रीजंस थे। तो आर्टिकल 356 के इस्तेमाल से बहुत सारी सरकारें गिराई गई। इसके अलावा डिफेक्शन भी हुआ, यानी कि दल बदल जो होता है कि एक ही पार्टी के कुछ विधायक जो है उन्होंने दल चेंज कर लिया, दूसरे दल में वो चले गए, तो उससे जो सरकार चल रही थी वो अल्पमत में आ गई, सरकार गिर गई। इसके अलावा कुछ पार्टीज जो कोलिजन सरकारें होती हैं उनमें से पार्टी सपोर्ट खींच लेती हैं, उसमें भी सरकार जो है अल्पमत में आ जाती है और जब सरकार गिर जाती है तो या तो कवायद की जाती है कि जो बाकी के दल हैं, एक दल का अगर सरकार गिरा तो जो बाकी के दल हैं वो मिलकर आपस में सरकार बना लें। अगर वो नहीं बना पाते तो उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं और जब दोबारा इलेक्शन होता है तो फिर वो 5 साल के लिए होती है। इसलिए ये जो क्रम चल रहा था 1967 तक, ये ब्रेक कर जाता है। अब देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, इस आइडिया के पीछे बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बेनिफिट तो ये है कि फोकस्ड गवर्नेंस हो सकती है, यानी कि एक बार अगर आपने सरकार चुन लिया, उस सरकार के पास एनफ टाइम है कि अपना काम प्लान करे, काम को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो करे और बीच में उसको कोई इलेक्शन की वजह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं भाई इलेक्शन आ रहा है इसलिए हमारा जो पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव लाने हैं या नहीं। वो देश के काम के लिए फिर चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अभी जो है कहीं ना कहीं देश में इलेक्शन चल रहा होता है, एक कोई पॉलिसी डिसीजन आती है, तुरंत जो है सरकार को इस बैकलैश का सामना करना पड़ता है कि भाई अगर आप ये डिसीजन ला रहे हो तो ये फलाना जगह चुनाव है, इसकी वजह से ये पॉलिसी लेकर आ रहे हो। अगर मान के चलिए कोई
अच्छा डिसीजन भी है। मैं मतलब सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिसीजन नहीं है, वो भी नहीं आ सकता, या आने पर उसका बहुत हैवी विरोध का उसको सामना करना करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ऐसा है कि अभी कोई अच्छा डिसीजन भी अगर सरकार करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं न कहीं इलेक्शन हो रहा है। बार-बार बोलेंगे कि ये तो भई यहाँ इलेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो। सेकेंडली एक और जो रीज़न है वो ये है कि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो उस वक़्त सरकार की अच्छी खासी मशीनरी जो है वो इलेक्शन की तरफ इलेक्शन कैंपेन में या पार्टी को प्रमोट करने के लिए या वोट एकत्रित करने के लिए, आप देखते होंगे अलग-अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या और भी ढेर सारे मंत्री लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं। इससे काम-काज पे बहुत असर पड़ता है। अगर एक बार चुनाव हो जाता है तो इन सब के पास समय रहेगा कि भाई जब आपका चुनाव चल रहा है, आप जाओ, एक बार में पूरी कैंपेन करके आ जाओ। लेकिन उसके बाद जब आप काम करने लगो तो सीधे 5 साल तक काम करो। फिर कोई डिसरप्शन नहीं होगा और गवर्नेंस का काम जो है वो फ़ोकस तरीके से किया जा सकेगा। फिर एक और है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचार संहिता। जब भी इलेक्शन अनाउंस होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसके बाद आप कोई नई पॉलिसी डिसीज़न नहीं ले सकते। अब हर बार पॉलिसी डिसीज़न जो है वो सिर्फ़ इस लोगों को जो है सिर्फ़ प्रभावित करने के लिए ही हो, ये तो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उनके कुछ काम भी आ जाए, वो आप लागू कर ही नहीं सकते। एक तो ये, और दूसरा चूँकि आपकी मशीनरीज़ जो हैं वो सब इलेक्शन में चली गई हैं, तो जो पहले के भी पॉलिसी डिसीज़न्स हैं, वो भी आप प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, उसमें भी डिले होगा। आप अगर देखते होंगे कि सरकारी काम जो है, अक्सर सुनते होंगे कि सरकारी काम तो लेट ही होता रहता है, उनके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सरकारी कर्मचारियों को अलग-अलग जगहों पे चुनाव कराने तकरीबन साल भर जाना पड़ता रहता है। तो अब वो चुनाव करवाएँगे तो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कब करेंगे? ना तो आप नई पॉलिसी बना सकते हैं, ना आप पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेंटर और स्टेट दोनों के की पॉलिसीज़ जो हैं वो डिले हो जाती हैं। इसके अलावा जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत पैसे लगते हैं। अब बार-बार इलेक्शन होंगे तो बार-बार पैसे लगेंगे। वो पैसे कहाँ से आएँगे? किसी न किसी बिज़नेसमैन की तरफ से फंडिंग आएगी। अब जब फंडिंग आएगी तो आप चुनाव जीतने के बाद वापस उसको एक तरह से पे बैक भी करोगे, उसको किसी पॉलिसी में हेल्प करके, कैसे भी करके वो फंडिंग रिटर्न करने की भी कोशिश करोगे। तो जब आप फंडिंग लेने और फंडिंग रिटर्न करने में ही पूरा साल बिता दोगे, तो पब्लिक वेलफेयर के काम भी नहीं हो पाएँगे। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा खर्च होगा और उसके बाद उस खर्च को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिच लोगों के हिसाब से पॉलिसीज़ बनने शुरू हो जाएँगी। अगर ऐसा होगा, तो उससे आम आदमी को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए बार-बार चुनाव ना होने से ये हो जाएगा कि आप एक बार आप जीत गए, नॉर्मल जो भी फंडिंग हुई उसके लिए आपने थोड़ा बहुत उन लोगों को भी अकोमोडेट कर लिया। उसके बाद आप जो है सीधे फ़ोकस कर सकते हैं पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स में, यानी कि आम लोगों के हित में जो काम होते हैं, आप वो करने के लिए काम कर सकते हैं। एक साथ चुनाव करने का एक और फ़ायदा ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो अच्छा खासा खर्च होता है, वो कम हो जाएगा। पूरी इलेक्शन की जो मशीनरी अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग पूरे देश में घूमती रहती हैं, वो एक बार ही यूज़ होंगी। थोड़ा-सा ज़्यादा उसमें रिसोर्सेज़ लग सकते हैं एक बार अगर करना होगा पूरे देश में तो, लेकिन वो एक बार में ही समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन बाकी जो चीज़ें हैं, उस पे काम कर सकती हैं। एक ही इलेक्टोरल रोल जो है, वो काम करेगा पूरे देश में उसका इस्तेमाल इलेक्टोरल रोल जिसमें मतदाता सूची जो होता है, जिसमें मतदाताओं के नाम होते हैं, वो एक ही होगा जो पूरे देश के लिए देश के केस में भी मतलब लोकसभा के केस में भी और विधानसभा के केस में भी वो एक ही काम करेगा। तो बार-बार किसी का नाम छूट गया है, किसी का नाम एक सूची में है, एक सूची में नहीं है, ये सब चीज़ें भी खत्म हो जाएँगी। इसके अलावा एक और फ़ायदा जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन करने का वो ये है कि मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होती है। जब भी चुनाव होते हैं तो सेना का इस्तेमाल किया जाता है पूरे देश में सुरक्षा के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। वो बार-बार करने की वजह से उन आने-जाने में बहुत खर्चा लगता है और वो कॉस्ट जो है वो हम बचा लेंगे अगर एक साथ हम चुनाव कर देते हैं तो। इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है, यानी कि विधायकों को खरीदना या जो सांसदों को खरीदना, ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी कुछ हद तक कम हो जाएँगी, क्योंकि सबके दिमाग में ये एक आइडिया बन जाएगा कि हमारी जो सरकार चुनी गई है, वो 5 साल के लिए चुनी गई है, तो जो भी पार्टी में हम हैं, वही पार्टी के साथ हमें 5 साल तक रहना है। तो ये एक हॉर्स ट्रेडिंग कम होने के चांसेस हैं, एलिमिनेट तो नहीं होंगे पर कम होने का यहाँ पे चांस बन जाता है। एक और बेनिफिट है साइमल्टेनियस इलेक्शंस एक साथ कराने का या 5 साल के फिक्स टर्म का, वो ये है कि जो फ्रीबीज़ अनाउंस होते हैं, यानी कि सरकारें जो मुफ्त में चीज़ें देने के लिए अनाउंस करते हैं कि हम बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे और भी ढेर सारी इस तरीके की फ्रीबीज़ जो सिर्फ़ लुभावने वादे होते हैं जिससे मास पब्लिक अट्रैक्ट हो जाए और आपको वोट दे, ये चीज़ें भी कम हो जाएँगी, क्योंकि इलेक्शन 5 साल में ही होंगे सीधे। तो आपके जो क्षणिक फ़ायदे हैं, जो इमीडिएट प्रॉमिसेस के थ्रू सरकार अपना बेनिफिट निकलवा लेती है लोगों से वोट लेके, वो कम हो जाएगा।
तो इलेक्शन एक साथ करवाने के ढेर सारे फ़ायदे हैं। एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि इसके साथ-साथ चैलेंजेस क्या-क्या हैं जो सामने आएँगी एक साथ इलेक्शन करवाने में, और ये अगर ये आइडिया अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया? एक तो ये है कि कोई भी चुनी हुई सरकार जो 5 साल के लिए चुनी हुई है, वो अपना टेन्योर क्यों काटेगी? पहला सवाल। दूसरा, उसकी जो ऑपोज़िशन पार्टियाँ हैं, वो उसको उसके टेन्योर को बढ़ाने के लिए क्यों एग्री करेंगी? इसका मतलब अगर मान के चलिए 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और 2025 में दिल्ली के चुनाव होने हैं, तो अगर 2025 वाले को 2024 में कराना है, तो उसको 1 साल कम करना पड़ेगा। तो दिल्ली की जो सरकार है, वो क्यों एग्री करेगी कि हमारा आप 5 साल का जो टेन्योर है, उसको 4 साल का ही कर दीजिए? या फिर कोई और सरकार जिसका अगर 2023 में ही कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसको 2024 में कराना है, एक साथ साइमल्टेनियस चुनाव करवाने हैं, तो उसको 1 साल एक्स्ट्रा करना, सरकार तो मान जाएगी पर उसकी जो विपक्ष है वो नहीं मानेगी, क्योंकि उसको भी सत्ता में आना है। तो एक साथ चुनाव कराने के लिए आपको किसी न किसी के टेन्योर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, किसी न किसी के टेन्योर को कम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो दोनों जो पक्ष हैं, यानी कि सरकार और विपक्ष, ये दोनों को इस बात के लिए सहमत होना आवश्यक है। इसके बाद आपको संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। आर्टिकल 83(2) और आर्टिकल 172, ये दोनों आपको लोकसभा और विधानसभा के फिक्स टेन्योर्स की बात करते हैं 5 साल के लिए। इन दोनों में आपको संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल इसके अलावा आर्टिकल 356 का मिसयूज़ ना हो, इसके लिए कोई ना कोई कानून लेकर आना पड़ेगा। चूँकि ये दोनों इनफैक्ट ये तीनों चीज़ें जो हैं वो संविधान में हैं, तो संविधान के लिए फिर आपको संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए होगी, और 50% जो है राज्य सरकारें जो हैं, उनका भी आपको सहमति चाहिए होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कोई भी सरकार अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे, तो उसको इस चीज़ को सबसे पहले करना पड़ेगा कि ढेर सारे संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, और ढेर सारी सरकारों को इस बात के लिए सहमत भी करवाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो इसके लिए विरोध होता है, वो ये है कि ये फेडरलिज़्म के आइडिया के खिलाफ है। फेडरलिज़्म मतलब 2 जो सरकारें, एक राज्य सरकार के स्तर पे जो सरकार होती है वो, और केंद्र की सरकार होती है वो, ये दोनों कोएग्जिस्ट करती हैं। इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़ भी होते हैं। तो इनका मतलब 2 सरकारें एक साथ जब पैरेलल चलती हैं, तो आप उसको फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हो। तो फेडरलिज़्म, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके लिए हम कभी बात करेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उसकी मूलभूत संरचना थी। हो सकता है उसमें लिखी ना हो सकता है, लेकिन वो हम बताएँगे। जुडिशरी टाइम टू टाइम जो है उसको इंटरप्रेट करती रहेगी कि क्या चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं संविधान की, और वो आप, यानी कि चुनी हुई सरकार भी अमेंड नहीं कर सकती। ये बोलते हैं क्योंकि सरकार के पास संशोधन की शक्ति है, रीराइटिंग की शक्ति नहीं है। संविधान अपनी तरफ से दोबारा लिखने की शक्ति नहीं है, वो सिर्फ़ संविधान सभा के पास थी। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सरकार बदल नहीं सकती। अब वो बेसिक चीज़ें क्या हैं, ये कोर्ट टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करती रहेगी, बताती रहेगी। तो उसमें कोर्ट ने बताया कि जो फेडरलिज्म है, यानी कि राज्य और केंद्र की जो सरकारें एक साथ काम करती हैं, वो इस देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो एक साथ जब चुनाव होंगे, तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि जो राज्य के मुद्दे हैं, वो केंद्र के मुद्दों के सामने छोटे पड़ जाएँ। तो इससे फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो अफ़ेक्ट होती है। इसलिए ये भी चैलेंज है कि जो रीजनल इंटरेस्ट है, यानी कि जो राज्यों के अपने-अपने मुद्दे हैं, कहीं वो दब ना जाए। अगर एक साथ चुनाव होंगे, तो केंद्र के जो मुद्दे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, संचार के मुद्दे हैं, या और भी ढेर सारे मुद्दे हैं, वो ओवरटेक ना कर लें जो राज्य सरकारों के मुद्दे होते हैं, या जो प्रांतों के अपने-अपने क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे छोटे ना पड़ जाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो वन नेशन वन इलेक्शन के बीच में आ रहा है। कुछ चीज़ें और भी हैं जो बीच में आती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे एक साथ पूरे देश में चुनाव करवाने के लिए। अभी क्या है कि रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, उसमें अलग-अलग टाइम पे चुनाव होता है, तो एक के बाद दूसरी जगह चला जाता है, तीसरी जगह चला जाता है, वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक ही बार कराएँगे, तो अच्छे खासे रिसोर्सेज, अच्छे खासी मशीनरी, अच्छे खासे एम्प्लॉइज़ चाहिए होंगे, ताकि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि इलेक्शन के जो खर्चे होते हैं, वो हर बार बुरे खर्चे नहीं होते। तो फिर ऐसे में बात ये उठती है कि अब हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो काम हम ये कर सकते हैं कि लोगों को जागरूक करें इस बारे में कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं, तो क्या-क्या फ़ायदे होंगे उसके लोगों को। एक बार में आप अगर चुनाव कराते हो, तो आप एक बार में जो है सरकारों को चुनोगे, तो ज़्यादा सजग होके चुनोगे कि आप जिसको भी चुन रहे हो, वो 5 साल तक रहने वाला है। तो 5 साल तक किसी को अगर झेलना पड़ जाए, तो फिर बहुत दिक्कत है, और 5 साल तो कोई बहुत अच्छा काम कर जाए,
ये भी आपके काम आ सकती है। इसलिए बहुत सजग होकर, बहुत कॉन्शियस होकर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके रीजनल इंटरेस्ट के लिए हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके नेशनल इंटरेस्ट के लिए हैं, और इसके हिसाब से फिर आप अपने लिए अलग अलग सरकारें चुनोगे। जरूरत हुई तो एक भी सरकार चुन सकते हो कि दोनों जगह एक ही पार्टी काम करे, स्टेट में भी और देश में भी। और आप अलग अलग भी चुन सकते हो कि जो पार्टी हमारे स्टेट के लिए अच्छा काम करेगी उसको हम स्टेट के लिए रखेंगे, जो पार्टी हमारे देश के लिए अच्छा काम करेगी उसको हम देश के लिए रखेंगे। तो सबसे पहला जो काम है वो है पब्लिक को अवेयर करना इस बात के लिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स जो हैं वो आम आदमी को मिल सकता है। इसके अलावा ये तो फिर भी एक पल को आप समझा सकते हो कि हाँ भाई ये फ़ायदे हैं, लोग समझ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा एक जीव और है जिसको समझाना बहुत मुश्किल है, वो है आपके ऑपोजिशन पार्टीज़ या अलग अलग दल। ढेर सारे दल हैं, वो शायद माने आपकी बात को। क्यों मानेंगे? उनको अगर उन लगेगा कि ये चीज़ प्रॉफिटेबल उनके लिए नहीं है तो वो नहीं करेंगे। कुछ दलों का ये भी मानना है कि बीजेपी इस चीज़ को इसलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि बीजेपी की जो पकड़ है वो नेशनल मुद्दों पर ज़्यादा है, रीजनल मुद्दों पर उसकी पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसलिए अगर बीजेपी जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाएगी, एक देश में एक ही बार चुनाव करवाएगी, तो रीजनल मुद्दे जो हैं वो दब जाएंगे और नेशनल मुद्दे जब सामने आएंगे तो उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। इसलिए बहुत हाई चांसेस हैं कि अपोजिशन पार्टी इस बात के लिए सहमत ना हो कि हम एक साथ ही चुनाव करवाएं। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपोजिशन पार्टी को समझाना और उनको भरोसे में लेना कि नहीं भाई हमारे इंटेंशंस बहुत सही हैं, हम जो है ये लोगों के लिए कर रहे हैं कि लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए कर रहे हैं, ना कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। अगर अपोजिशन पार्टी ये समझ जाती हैं तो ये हो सकता है। और एक और चीज़ है जो हमें करना पड़ेगा वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें वैसी मशीनरीज़ चाहिए होंगी जो एक साथ पूरे देश में चुनाव करवाने के लिए सक्षम भी हों, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर रही है। तो ये एक तरह से इसके लिए प्रयास किया जा सकता है कि पूरे देश में जब चुनाव करवाना है तो एक तरह से कोशिश किया जा सकता है कि अगर पूरे देश में चुनाव करवाना है तो उसके लिए हमारे पास एनफ मशीनरीज़ हों। अब एक चीज़ और है जो हमने पहले ही बात करी कि आपको ढेर सारे अमेंडमेंट्स करने होंगे। ढेर सारे अमेंडमेंट्स करने के लिए आपको बहुत सारे राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, बहुत सारी राज्य सरकारों को जो कि आपकी अपनी सरकार नहीं है। मतलब अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की बहुत सारे राज्यों में सरकार नहीं है, तो वहाँ कोई और पार्टी की सरकार होगी। सभी पार्टियों को ऐसे में एक साथ लेकर आना पड़ेगा एक मंच पे, उन्हें सहमति उनकी लेनी पड़ेगी और उस सहमति के बाद फिर आप संविधान में ढेर सारे जो संशोधन है वो कर सकते हैं। तो ढेर सारे संशोधन भी करने पड़ेंगे, सबको साथ भी लेकर चलना पड़ेगा, पब्लिक को अवेयर भी करवाना पड़ेगा। और आप ये भी कर सकते हो कि 5 साल में एक बार ना करके 5 साल में 2 बार के लिए प्रावधान कर दो कि भाई 2.5 साल पे 2.5 साल पर चुनाव होंगे। तो आखिरी में अगर हम इस इशू को कंक्लूड करेंगे तो हमें ये करना चाहिए कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसमें बार बार चुनाव करने से बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो डिले हो जाती हैं, इससे आम आदमी को बहुत नुकसान होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन इज़ अ गुड आइडिया, लेकिन इसके लिए हमें बाकी पार्टीज़ को, लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ एक मंच पर लाना होगा, एक साथ उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको इसकी इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी और उनका इस पे राय लेना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। इसके अलावा थोड़ा और स्टडी करने की आवश्यकता है। इनके जो फ़ायदे हैं वो डाटा के माध्यम से लोगों के सामने रखने की भी आवश्यकता है, और जो भी इसकी फ़ीज़िबिलिटी है और जो भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है वो धीरे-धीरे करना चालू कर देना चाहिए और हम सब मिलके, पूरा देश मिलके ग्रेजुअली डिसाइड करें। अभी तो फ़िलहाल ये मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ 2-4 साल तक में इसका कुछ होने वाला है, बाकी देखते हैं समय की गोद में क्या है। पर मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ समय तक ये इम्प्लीमेंट होगा। जब तक सारी राजनीतिक दलों का इसमें समर्थन नहीं आ जाता, तब तक प्रॉब्लम है, क्योंकि ढेर सारे संशोधन भी करने पड़ेंगे। फिर भी आइडिया अच्छा है, अगर इम्प्लीमेंट होता है तो मास पब्लिक के लिए, जनता के लिए, हमारे आपके लिए फ़ीज़िबल रहेगा। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगर कोई एक नई टॉपिक के साथ। आप लोग भी कुछ टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।